टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी जिसके बारे में अक्सर लोग बात करने से कतराते हैं। और उससे पहले मैं एक थैंक्स गिविंग करना चाहूँगी येट केयर को, जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस को स्प्रेड करने में और आप सब तक पहुँचाने में, क्योंकि ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, ये मेरे जैसे और भी कितने बच्चों के बारे में जो इससे अफेक्टेड हैं। तो पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ मैं। मेरा नाम है टीना, सौम्या, रिया, निक्की, सोनिया, सुप्रिया, कनिका, राहुल, अमित, निखिल और भी बहुत सारे आप भी हो सकते हो, क्योंकि मैं एक इनर सोल की बात कर रही हूँ। मैं उन सभी के बारे में बात कर रही हूँ जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में रिलेटेड हैं एक कॉमन इशू से, और वो कॉमन इशू जो कि किसी हॉरर मूवी से भी ज़्यादा हॉन्टेड है, वो इशू दैट्स चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और चाइल्ड मॉलेस्टेशन, जिसकी विकिपीडिया की प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन कहती है कि उसकी डेफिनेशन कहती है व्हेन अ चाइल्ड इज़ यूज्ड इन एनी वे फॉर द सेक्शुअल अराउजल ऑफ एन एडल्ट, और it is a form of child abuse in which an adult or adolescent uses a child for sexual stimulation. अभी कुछ समझ नहीं आया होगा, काफ़ियों को आ गया होगा, काफ़ियों को नहीं आया होगा। पर हाँ, अगर मैं सिंपल स्पष्ट भाषा में बोलूँ कि एक ऐसी गंदी हरकत जिसकी वजह से आप किसी बच्चे के सोशल, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल हेल्थ पर असर डालते हैं इतनी बुरी तरीके से कि उसका प्रेजेंट और फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, तो वो होता है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। और ना ही सिर्फ उससे रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, जो लोग उससे इमोशनल बॉन्डिंग करते हैं, जैसे कि उसका बॉयफ्रेंड या उसकी गर्लफ्रेंड, उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ, वो सब उस चीज़ से अफेक्ट होते हैं, क्योंकि उसका पूरा फ्यूचर उस चीज़ से अफेक्ट हो जाता है। तो जो ये चीज़ होती है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, ये एक्टिविटी ये वैरायटी ऑफ सेटिंग्स में होती है, जैसे कि घर में, स्कूल में, वर्क प्लेस में, जहाँ पे चाइल्ड लेबर होता है। और इसको करने वाले जो महान लोग होते हैं वो ज़्यादातर आपकी फैमिली में से होते हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके भाई, आपके अंकल, आपकी आंट, आपकी कज़न्स, आपकी फैमिली फ्रेंड्स जो विज़िट करते हैं, या फिर आपके प्यारे पड़ोसी। एज़ पर द डेटा ये दिया गया है कि ये काम ज़्यादातर आदमी लोग करते हैं एज़ कम्पेयर टू औरत, और जो वर्ड हम यूज़ करते हैं ऐसों के लिए होते हैं पीडोफाइल। This pedophile word, it is used for anyone who sexually abuses a child. और मेरे केस में ये महान काम करा था मेरे वैन ड्राइवर ने। जी हाँ, वो वैन ड्राइवर जिसके जब मैं प्राइमरी से थी उसके साथ ही उसी की वैन में मैं आती थी। वो बहुत ही ज़्यादा हंसमुख और घुल-मिल इंसान था। हमारे पेरेंट्स के साथ उसकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, इन सेंस कि उनसे बहुत प्यार से बात करता था, और हमारे पेरेंट्स को भी काफ़ी ट्रस्ट था उस पर। तो जब मैं छोटी थी, अपनी प्राइमरी यूकेजी क्लास से मेरी वैन लगवा दी गई। ठीक है, सब बच्चे चलते गए, छोटे छोटे बच्चे हम। फिर हम आते हैं 4th-5th क्लास में। उस समय हमारे जेनिटल्स भी इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते, और सेक्स, मॉलेस्टेशन, ये सब क्या होता है हमें इनके बारे में कुछ आइडिया तक नहीं होता है। 2008 या 9 के बच्चों की बात है ये, अभी के बच्चों की बात नहीं। आज के बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो उस समय मैं 4th-5th क्लास में थी जब मेरे साथ ये घटना पहली बार घटी। उसने गलत तरीके से मुझको टच करा। रिफ्लेक्स में मैंने उसका हाथ हटा तो दिया, खुद भी पीछे हो गई, पर मुझे लगा कि ये गलती से हुआ है। मैंने इसे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जब तक ये दूसरी बार नहीं हुआ। ये दूसरी बार भी हुआ, तब मैं डर गई। डर के मारे मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मेरी गलती है, या अगर मेरी गलती भी नहीं तो ये बहुत शेमफुल चीज़ है, और ये बहुत हॉ वाली बात है। किसी को बताऊंगी तो वो हॉ करेगा, वो मुझे बोलेगा कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुम ऐसे क्यों बैठी, तुम वैसे क्यों बैठी। तो इसलिए मैंने ये चीज़ किसी को बताई नहीं, इग्नोर करने की कोशिश करी। 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास चलता रहा, कॉन्टीन्यूसली चलता रहा ये चीज़। और इस पूरे दौरान मैं क्या करती थी, अपने आप को बचाती थी और डर के सिकुड़ के बैठती थी कि किसी भी तरीके से वो मुझे टच ना करे। और अगर बाई चांस ऐसा होता था तो मैं ये देखती थी कि मेरे आसपास किसी ने उसको देख तो नहीं लिया ऐसे करते हुए, क्योंकि फिर वो मेरा मजाक बनाएंगे कि हाँ देखो इस लड़की के साथ ऐसा हुआ है।
क्योंकि कोई उसको तो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आज तक ऐसे तो कभी हुआ ही नहीं, उसको कुछ बोला ही नहीं। क्या घर में भी मम्मा ने यही सिखाया कि लंबे कपड़े पहनो, बाहर चलो तो अपने को ढंग से ढक के जाओ, निकर्स मत पहनो, स्लीवलेस मत पहनो, क्योंकि हमारा माहौल ख़राब है। बाहर अच्छे लोग नहीं घूमते, बाहर गंदे लोग घूमते जो आपको गंदे तरीके से टच करेंगे। और वो गंदे लोग कोई और नहीं होते, वो गंदे लोग किसी के पापा, किसी के भैया, किसी के चाचू, दादू होते हैं। मेरे केस में वो जो गंदा वैन ड्राइवर था वो एक छोटी बच्ची का पापा था, किसी का हस्बैंड भी था और किसी का भाई भी था। वो कोई अलग नहीं आया था, वो हम में से ही एक था। 7th 8th 9th 10th के बाद 10th और 11th के बीच का एक बहुत ही बुरा फेज़ था मेरी लाइफ में, क्योंकि उस लाइफ में मैंने अपने किसी बहुत ही पर्सनल फैमिली मेम्बर को खो दिया था। तो उसके बाद मैं इस चीज़ को घर में तो बिल्कुल नहीं बता सकती थी, और ये चीज़ उस वैन ड्राइवर तक भी पहुंची थी। तो मुझे लगा था कि वो शायद इस बात को समझेगा और वो दोबारा ये हरकत नहीं करेगा, उस हरकत को बंद कर देगा। बट अलास आई वॉज रॉन्ग। उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ का, क्योंकि उन लोगों का दिमाग तो ख़राब होता है ना। उन लोग के दिमाग वो तो ये तो एक बीमारी की तरह उनके अंदर है कि उन्हें तो ये चीज़ करनी है। उन्हें नहीं पता सामने वाला इंसान है तो अभी भी किस चीज़ से गुजरा है। तो उसने वो चीज़ दोबारा करी। तब मैं 11th में थी और मैं बहुत परेशान हो गई। उसके बाद मैं तो बस मैं चुप रहती थी। लाइक मैं इतनी हंसमुख इंसान, हमेशा हंसने वाली, खिलखिलाने वाली, औरों को हंसाने वाली, औरों को खुश रखने वाली, एकदम शांत। लाइक कितने एक समुद्र जिसमें तूफान आता है, लहरें उड़ती हुई, एकदम शांत हो गया। लाइक everyone was surprised। तो people start coming to me and asking me कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों। my teachers, my other van mates, फैमिली में तो खैर अलग की सिचुएशन तो किसी ने नोटिस नहीं करा ना, मैंने कभी किसी को इस बारे में कुछ हिंट भी दी थी ज़रा से। बट वैन के कुछ बच्चे मेरे पास आए, दीदी ऐसा क्या हुआ। एंड कोइंसिडेंटली वो सारे बच्चे छोटी छोटी लड़कियाँ थी जो मुझसे 1 साल छोटी थी, कोई 10th में, कोई 6th में, कोई 7th में। और इत्तेफाक की बात यह है कि वो सारी वही विक्टिम्स थी जैसे मैं थी। तो मैं तो क्या ही बोलती, मेरे से पहले उनमें से एक बोल पड़ी कि दीदी हमें पता है आप क्यों परेशान हो। मैंने कहा क्यों परेशान हूँ मैंने कहा दीदी आप भैया की वजह से परेशान हो ना, वैन वाले भैया। एंड आई वॉज शॉक्ड कि थैंक गॉड एटलीस्ट उन्होंने बोला तो सही, कि मैं नहीं बोल सकती बट वो तो बोल सकती है। तो फिर मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि हाँ दीदी हमारे साथ भी होता है। 6th क्लास की बच्ची के साथ भी हो रहा था, 8th क्लास की बच्ची के साथ भी हो रहा था, 10th क्लास की बच्ची के साथ भी हो रहा था, मेरे साथ तो हो ही रहा था। मैं 11th क्लास में थी। तो मैंने उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ जाके अपने पेरेंट्स को इस चीज़ का मैं बताओ। एंड थैंकफुली दे डिड। एंड व्हेन दे डिड, मेरी उस दिन घर जाके मेरी मम्मा मुझे पूछती है कि बेटा क्या बात है, तुमने क्या ये करा है ये सब। मैंने कहा कि मैंने क्या करा, मुझे तो कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने तो उन्हें बताया ही नहीं था। तो उन्हें बताया कि उनके मेरे वैन वाले भैया का उनके पास फ़ोन आया था कि आपकी जो बेटी है वो ऐसे से बोल रही है हमारे बारे में, उसने ऐसे बातें फैला रखी हैं। तो मम्मी तो शॉक हो गई, इसलिए मम्मी ने मुझसे बात करी। तब फाइनली मेरे आंसू आ पड़े। तब आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग कि जिस चीज़ को मैं छुपा रही थी उस चीज़ को बताया भी उस खुद इंसान ने, और मुझे गलत ठहरा के कि मैं एक तरह से झूठ बोल रही हूँ, उसकी बैड इमेज क्रिएट कर रही हूँ मार्केट में या सबके सामने, अपनी मम्मा के सामने। तो जब मैंने अपनी मम्मी की बात उन सब लड़कियों के पेरेंट्स से करवाई, तब उन्होंने बोला कि हाँ ये गलत है और आपकी बेटी सही है, तो आप अपनी बेटी की बात सुनो, उसकी नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग था। बोला ना UKG से मैं उसके साथ थी, तब तो मैं छोटी थी इतने, तब से उसने उन सबको विश्वास ऐसे वो कर रखा था हमारे पेरेंट्स का, कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में सोच रहे थे कि क्या पता हमारे बच्चे को गलत फहमी हुई है, गलत टच हो गया होगा 1-2 बार। पर वो गलत टच 1 बार 2 बार 3 बार नहीं हुआ था मम्मा, वो गलत टच 6 साल से 7 साल से होता आ रहा था हमारे साथ। एंड थैंकफुली मैंने उस टाइम में चुप रही, और थैंकफुली वो लड़कियां मेरे पास आई, थैंकफुल उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया और ये चीज़ सामने आई कि वो ऐसी गंदी हरकत करता है। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, रिज़ल्ट ये हुआ कि किसी ने कुछ ज़्यादा बोला तो नहीं, क्योंकि सबको अपनी इज्जत प्यारी थी। एज आर सोसाइटी सेज, सब ने इस चीज़ को छुपा के रखा, और फाइनली हमारी वैन चेंज करवा दी गई या वैन छुड़वाई दी गई। जो हमें फैसिलिटी मिलती आ रही थी उन फैसिलिटीज़ को हमसे ले लिया गया, हमसे वैन छुड़वा दी गई। और वो काम भी उसने ही, वैन ड्राइवर ने ही करवाया था। उसने सबको मना कर दिया था कि इन बच्चों को वैन में मत लो, वो नहीं तुम्हारे बारे में भी ऐसा कर देंगे। मतलब एक गलत इंसान ने अपनी गलत इमेज को बनाए रखा और हम सबको गलत ठहरा दिया। खैर उसके बाद मैंने कभी
उन लोगों से बात करने की कोशिश भी नहीं करी, ना पूछने की कि अभी भी वो सब होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सब अभी भी होता होगा, क्योंकि ये मेंटालिटी कभी सुधर नहीं सकती। मेरे घर में किसी की डेथ हुई, उसके बाद भी जब उस इंसान को मेरे ऊपर दया नहीं आई, तो अब तो उसे क्या ही आती होगी, तो अब तो बहुत खुलेआम इस चीज़ को करता होगा। इसका असर उस पर तो कुछ नहीं हुआ, पर इसका असर मुझ पे बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि वो एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन आ जाती है आपकी लाइफ में, और एक बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इल इफ़ेक्ट्स इसके होते हैं। मुझे एंजाइटी होने लगी, मुझे हाइपर एक्टिव हो गई मैं, मतलब अगर मुझे कोई जल्द से टच कर दिया करता तो मैं डर जाती थी, कोई ज़्यादा नज़दीक आ जाया करता तो मैं डर जाती, चाहे वो मेरे खुद के फ्रेंड्स क्यों ना हो। स्कूल जाने का मन नहीं करता था उस दौरान, उसके बाद तो खैर नहीं, उस दौरान ना स्कूल जाने का, ना किसी सोशल एक्टिविटी में जाने का, किसी की शादी या किसी कोई फंक्शन में नहीं मन करता था जाने का। क्यों? क्योंकि मैं अपने बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी कि मैं कुछ गलत तो नहीं दिख रही, मैं वल्गर तो नहीं दिख रही, मैं डिसेंट तो दिख रही हूँ ना, मेरा कोई चीज़ उगड़ी तो नहीं रह गई, मैंने अपने आप को अच्छे से कवर कर तो रखा है ना, कि कोई मुझे गलत नज़र से तो नहीं देख रहा। और मैं जजमेंटल हो गई, क्योंकि मुझे लगता था कि जो भी इंसान मुझे देख रहा है वो गलत नज़र से देख रहा है। वो तो थैंकफुली जब उसे 2-3 बार दफ़ा बात करा तब लगा कि नहीं ये इंसान ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि मैं इंसान को पहचान ही नहीं पाती अब। शायद इसमें मैं सुधार कर रही हूँ, नहीं कर रही मुझे नहीं पता, पर जजमेंटल हो गई। मैं जज नहीं कर पाती कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है, चाहे वो मेरा टीचर ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरा घर में कोई मेंबर ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरा कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड ही क्यों ना हो। सबसे बड़ा इसका जो असर पड़ा है वो ये पड़ा है और इसकी जो जड़ है वो ये कि हम लोग को नॉलेज नहीं है, इनअप्रोप्रिएट सेक्स नॉलेज है हमें, और हम लोग एंग्री आउटबर्स्ट कर देते हैं, लर्निंग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो द थिंग इज़ कि अब इस चीज़ को रोकना है, इस चीज़ को और बढ़ावा नहीं देना। अपने बच्चों को प्रॉपर सेक्स नॉलेज देनी, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देनी कि कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, क्या गुड टच होता है, क्या बैड टच होता है। उन्हें यकीन दिलाना है कि आप उन पे बिलीव करते हो, वो अकेले नहीं हैं, और आप उन्हें ब्लेम नहीं करोगे उनके साथ कुछ भी गलत हुआ तो। जिसने गलत काम करा है उसे पनिश किया जाएगा, उसे गारंटी देनी पड़ेगी बच्चों को, अदरवाइज़ वो कभी आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे, और हो सकता है शायद वो मेरी तरह सफ़र करे एक लंबे टाइम तक। मैंने तो फिर भी एक मोमेंट पे आके बता दिया, काफ़ी लोग शायद नहीं बताते, और ये एक ऐसी याद होती है जो कभी मिटती भी नहीं है, सालों साथ ज़िंदगी भर साथ रहती है। इस चीज़ के बारे में बताना, इस चीज़ के बारे में बात करना, ताकि और बच्चे इससे परेशान ना हो, क्योंकि परेशानियाँ और भी बहुत हैं, इतना कंपटीशन है। एटलीस्ट बच्चे इस इमोशनल परेशानी से तो ना ही जूझे तो बेहतर है। थैंक यू। प्लीज़ आप सब अपने आसपास देखिए, अपने घर के बच्चों को, अपने आस पड़ोस के बच्चों को, कि उन्हें किसी तरीके की ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बुरी चीज़ है और इसे रोकना चाहिए हमें।